बृजमोहन जी, यही दिक्कत आ रही है कि पॉलिटिकल पार्टियों के लिए सारे नियम कायदे छूट जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए नियम कायदे लग जाते हैं। अभी सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने जो है, वो हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल का है। ममता बनर्जी विधानसभा में एंट्री चाहती हैं क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए आज उनके विधायक जो है भाग भाग कर आ रहे हैं और भाग भाग कर वो चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि वहां पर उपचुनाव जल्दी से कराइए। जब वहां चुनाव हो रहे थे तो यही लोग गालियां दे रहे थे चुनाव आयोग को कि आपने तो घंटाधार कर दिया, आप चुनाव कैसे करवा सकते हो। लोग पिले पड़े थे चुनाव आयोग पर। आज जो है ममता दीदी के सांसद भाग भाग के जाते हैं कि भाई चुनाव करवा दो, चुनाव करवा दो, क्योंकि ममता जी अगर चुनाव नहीं हुए तो ममता जी मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगी। ये डबल स्टैंडर्ड राजनीतिक पार्टियों के होते हैं ना, इसी से लोगों को कोफ्त होती है। अशोक भाई, चूंकि आपने एक संवैधानिक मुद्दा उठाया कि ममता दीदी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं कि वहां पे चुनाव होना चाहिए, तो ये संवैधानिक मजबूरी है। उसमें पूरा नियम ये कहता है कि कोई भी पद 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं होना चाहिए। उसकी याद दिला रहे हैं केंद्र सरकार को कि वो संविधान, क्योंकि अभी हम लोगों का अनुभव ये है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं संविधान की अनदेखी करती रहती है। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल का आपने जिक्र किया, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि सबसे ज्यादा वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को कानून का पालन करना चाहिए था, क्योंकि वो तो आइकॉन है इस देश के। उनको देखकर बाकी के लोग निर्णय लेते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। जब वो अपनी रैलियों को नहीं रोक पाए तो किसी से ये कहना कि आपने ये रैली क्यों की और क्यों नहीं की, रैली की बात नहीं कर रहा हूं, बेमानी है, ये बेमानी होगी। नहीं, रैलियों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं महाराष्ट्र में, सुनिए सर, एक मिनट, महाराष्ट्र जो चुनाव हुए, सर मैं एक मिनट में आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो चुनाव हुए बंगाल में, वो तो उस वक्त जिस तरह से केसेस बढ़ने शुरू हुए थे, बीच में ही तमाम पार्टियां उस समय कर रही थी चुनाव की रैलियां, लेकिन बीच में ही चुनाव आयोग को सबने गालियां देनी शुरू कर दी थी। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो लोग चुनाव आयोग को गालियां दे रहे थे कि चुनाव क्यों करवा दिए बंगाल में विधानसभा चुनाव, आज कह रहे हैं कि चुनाव क्यों नहीं करवा रहे। ये डबल स्टैंडर्ड संविधान के लिए सर, वो संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान ये कहता है कि कोई भी निर्वाचित पद 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं होना चाहिए। किसी और को बना देना, उसमें कौन सा है? संविधान की ममता जी रहेंगी। खैर, मैं महाराष्ट्र पे आता हूं। देखिए, आदरणीय राम कदम साहब बहुत ही जागरूक विधायक हैं महाराष्ट्र के। उनको ये बात बेहतर तरीके से मालूम है कि हर जिले पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां हैं जो ये फैसला करती हैं कि वहां पर किस प्रकार से कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से राज्य स्तर पर 19 सदस्यीय समिति है जो ये फैसला करती है। उन लोगों की रिपोर्ट के आधार पे, जिले से जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पे वो फैसला करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। आज से एक लगभग 1.5 महीने पहले केंद्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस बात की सूचना दी गई थी कि वहां महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में उत्सव होंगे और उत्सव के लिए हमको गाइडलाइन चाहिए, क्योंकि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का यह ऑब्जर्वेशन था कि यदि हम इसको ओपन करेंगे तो शायद हो सकता है महाराष्ट्र में फिर से कोविड की जो लहर आने वाली है या आ सकती है, उसको रोकना मुश्किल होगा। उसके आधार पर जो अभी आदरणीय तिवारी जी ने जो पत्र बताया है, उस आधार पर भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने निर्देशित किया महाराष्ट्र सरकार को कि आप वहां पर ये काम नहीं कर सकते, आप इस पे बंदिश लगाइए। आप एक बात बताइए, जब हम लोग तो लगातार इस बात को कहते हैं कि केंद्र शासन के साथ हमारे जो भी केंद्र शासन के निर्देश होते हैं उसका पालन महाराष्ट्र सरकार करती है। अगर हम करते हैं तो आदरणीय राम कदम साहब, जिनकी सरकार केंद्र में बैठी हुई है, ये आपत्ति लेते हैं। मेरा निवेदन कदम साहब से यह है कि इस मामले में एक डेलीगेशन लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी या अमित शाह साहब से जाकर ये मिले तो शायद बेहतर होगा। मेरा एक सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या ये चिट्ठी में लिखा है कि मंदिरों पर ताले रहेंगे? सख्ती की बात मैं मान रहा हूं, मैं इसी का जवाब दे रहा हूं। क्या ये चिट्ठी में लिखा है राजेश भूषण जी ने कि मंदिरों पर ताले लगा दीजिए? अशोक भाई, मैं इसी का आपको जवाब दे रहा हूं। महाराष्ट्र में कोई भी धार्मिक स्थल पर ताला नहीं लगा। वहां पर जो पूजा अर्चना करने वाले लोग हैं, जिस भी प्रक्रिया से करते हैं, उनको वहां पर छूट है। इसके साथ ही साथ कुछ चुनिंदा लोगों को भी वहां पर जाकर पूजा अर्चना करने की जिम्मेदारी दी गई है। वहां की जो संचालन समितियां उन धार्मिक स्थलों की, उनको वो ये फैसला करते हैं कि कौन लोग आकर वहां पर पूजा करें। तो वहां सुबह से सिद्धिविनायक की तस्वीरें, पूरा देश देख रहा है, पुलिस वहां पर घेरा डालकर खड़ी है। बात कह रहा हूं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि आज भी वहां पर पूजा होती है और पूजा की जाती है। पूजा आज तक नहीं रुकी है। पूजा तो लोग घर में भी करते हैं और पुजारी तो अंदर बैठा है पूजा करने के लिए। ये कहिए ताला नहीं लगा, ताला शब्द गलत है अशोक भाई। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वहां पर सारे लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। मैं राम कदम साहब के मैं जहां पर रहता हूं ना,
सर मैं जहां पर रहता हूं, मेरे घर के आसपास जितने मंदिर थे ना, वहां पे भी पूजा लगातार होती रही, लेकिन वहां ताले लगे थे। जब ये कोरोना की दूसरी लहर पूरे उफान पर थी, वहां ताले लगे थे सर मंदिरों पर, क्योंकि मंदिरों में और सभी पूजा घरों में लगे थे। मंदिरों की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो धीरे धीरे वो रिस्ट्रिक्शन अब हटी हैं। अब ये नहीं है, सीमित संख्या में जा सकते हैं। दूसरा अशोक भाई, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं ये डबल स्टैंडर्ड पे काम करते हैं। आप देखिए, आज से 1 महीने पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जहां पे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे कांवड़ यात्रा नहीं निकली। भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता के पेट में दर्द नहीं हुआ जो ये कहता कि साहब वहां पर कांवड़ यात्रा निकलनी चाहिए। अभी विश्व हिंदू परिषद के आदरणीय तिवारी जी ने बहुत इकोनॉमी की बात की, गरीबों की बात की, पुजारियों की बात की। तो कांवड़ यात्रा में भी करोड़ों लोग जुड़ते हैं, वहां पर भी इकोनॉमी रोल होती है। वहां मेरे को कभी भी तिवारी जी का कोई ऐसा बयान नहीं दिखा जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि नहीं साहब कांवड़ यात्रा किसी भी हालत में निकाली जानी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी डबल स्टैंडर्ड पे जो काम करती है इसको रोका जाना चाहिए। अभी परेशानी क्या है अशोक जी, एक सेकंड और बस, अभी परेशानी क्या है, इनकी जन आशीर्वाद यात्रा फ्लॉप हो गई, जनता साथ ही नहीं दे रही है। अब किसी ढंग से धर्म के नाम पे लोगों को इकट्ठा करके फिर उसको जन आशीर्वाद यात्रा को परिवर्तित करने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है, इसको पूरा देश मैं आ रहा हूं, मैं राम कदम जी और आपके पास तिवारी जी आपके पास भी आ रहा हूं, क्योंकि सीधा सीधा बृजमोहन जी ने आपका नाम लेकर के आपने, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि बृजमोहन जी आपने कहा, मैं बार बार आपको टोकना नहीं चाहता था, आपने कहा संविधान की, तो संविधान की मूल भावना जो संविधान में कहीं नैतिकता की बात नहीं कही गई है, संविधान में कुछ चीजें कही हैं, लेकिन संविधान का और देश में चुनाव प्रक्रिया का और देश में राजनीति का एक नैतिक मूल्य भी है। और वो नैतिकता ये कहती है कि जब आप चुनाव हार जाएं तो पिछले दरवाजे से आप मुख्यमंत्री बनने की कोशिश ना करें, ये नैतिकता कहती है। संविधान में नहीं लिखा, संविधान में दरवाजे खुले हैं, आप इधर से नहीं उधर से घुस जाओ, उधर से नहीं। मैं संविधान में रास्ते हैं, चोर दरवाजे हैं। तो आपने जो ममता बनर्जी की बात की ना, ममता बनर्जी अब चोर दरवाजे से घुसने की कोशिश कर रही थी, वो चोर दरवाजा उनको मिल नहीं रहा है क्योंकि वहां विधान परिषद नहीं है। और इसीलिए आज उनके सांसद जो है बार बार जिस चुनाव आयोग को पहले गालियां दे रहे थे, आज उस चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि आप चुनाव करवाइए। अगर राजनीतिक दलों की, राजनीतिक पार्टियों का यही जो डबल स्टैंडर्ड है ना, लोग इसी डबल स्टैंडर्ड को देखकर कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां किसी दो ही पार्टियां होती हैं, और इसीलिए लोग सवाल उठाते हैं।